हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो गणित शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को है। मैंने यहाँ पे 2 लघुत्तरीय प्रश्नों को रखा हुआ है गणित शिक्षण के। वैसे तो ये MGQP के 3rd सेमेस्टर का पेपर है, यानी MGQP के 3rd सेमेस्टर में आपका गणित शिक्षण एक सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप किसी और भी यूनिवर्सिटी से हैं तब भी अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो जो है फ़ायदेमंद होने वाली है। तो देख लीजिएगा आपके किस सेमेस्टर में ये पेपर आपका है। जिस भी सेमेस्टर में पेपर हो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मैंने MGQP के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं मैंने उनमें से जो है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने उनको यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को शुरू करने से पहले बस इतना रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ पे आप छोटा सा मार्जिन पे करके उस लिंक के थ्रू PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। हमारा जो आज का प्रश्न है वो है 2 प्रश्न मैंने रखे हैं। पहला प्रश्न है पाठ योजना का महत्व बताइए। और ये जो प्रश्न है अगर आप देखें तो MGQP के 2021, 2020, 2023 के पेपर में पूछा हुआ है। सेकेंड प्रश्न हमारा है पाठ्यक्रम का संप्रत्यय बताइए, यानी पाठ्यक्रम का क्या मतलब होता है, तात्पर्य क्या है वो बताना है। और ये भी प्रश्न आपके 2018, 2020, 2021 के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये दोनों एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अगर हम कहें तो ये गणित शिक्षण के अलावा कोई भी शिक्षण का पेपर होगा तब भी आपके लिए ये दोनों क्वेश्चन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि गणित शिक्षण का। क्योंकि अगर आपका इतिहास शिक्षण है, विज्ञान शिक्षण है, भूगोल शिक्षण है, वाणिज्य शिक्षण है, कोई भी शिक्षण का पेपर अगर आपका है तो पाठ योजना क्या का महत्व जो है वो सब में कॉमन है। और पाठ्यक्रम का क्या तात्पर्य है, क्या संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट क्या है पाठ्यक्रम का, वो सब पेपर में कॉमन है। तो ऐसा नहीं कि ये जो है वो स्पेसिफिक गणित शिक्षण के लिए है। कोई भी अगर आपका शिक्षण वाला पेपर है तब भी आपके लिए ये दोनों प्रश्न जो है उतने ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन क्योंकि मैंने गणित शिक्षण के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन यहाँ पे उठाए हुए हैं इसीलिए मैं यहाँ पे गणित शिक्षण के अंतर्गत जो है इन दोनों प्रश्नों को आपको बता रही हूँ, ताकि जिनका भी जो गणित शिक्षण का पेपर है, जो प्रीवियस ईयर के पेपरों के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से, जो है पाठ योजना का महत्व बताइए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे पाठ योजना के महत्व की बात करूँ तो क्वेश्चन अगर ये भी दे कि गणित में पाठ योजना की आवश्यकता है, महत्व बताइए, तब भी आप जो है अपना आंसर इसी क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से कर सकते हैं। आवश्यकता और महत्व पूछेगा तब भी वही होगा, आवश्यकता पूछेगा तब भी आप यही आंसर लिखिएगा, और महत्व पूछेगा तब भी आप यही आंसर लिखिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे अथवा करके एक प्रश्न को ऐड कर दिया है। चलिए तो पाठ योजना की आवश्यकता है महत्व, आप इस तरह से हेडिंग डाल दीजिएगा। मैंने आवश्यकता है महत्व दोनों को कंबाइन करके लिखा हुआ है ताकि आपका 2 क्वेश्चन साथ ही में तैयार हो जाए कि पाठ योजना की आवश्यकता बताइए तब भी आप यही लिखिएगा, पाठ योजना का महत्व क्या होगा तब भी आप यही लिखिएगा। इस तरीके से मैंने लिखा है कि 2 साथ में 2 क्वेश्चन आपके एक साथ रेडी हो जाए। तो इसमें आप लिखेंगे क्या, पाठ योजना से आशा शिक्षक की उस तैयारी से है जिसमें वह कक्षा में प्रवेश करने से पहले यह निश्चित कर लेता है कि उसे विद्यार्थियों को क्या, क्यों, कैसे और किसकी सहायता से पढ़ाना है। तो पाठ योजना जैसे हम जो टीचर बनने वाले हैं, जैसे आप B.Ed कर रहे हैं या फिर आप DLED भी करते हैं, तब आपने देखा होगा आपका टीचिंग लगता है, यानी आप किसी विद्यालय में जाते हैं पढ़ाने, तो आप एक लेसन प्लान या पाठ योजना तैयार करके जाते हैं। तो पाठ योजना का तात्पर्य क्या है कि शिक्षक की उस तैयारी से उसका तात्पर्य होता है। जैसे अगर हमको जैसे मैं अगर अपने आप को एज ए छात्राध्यापिका मान के चलूँ, मुझे जाके पढ़ाना है बच्चों को, तो हम जो पहले से तैयारी करेंगे, यानी कक्षा में जाने से पहले जो हम तैयारी करेंगे ताकि हम एक अपना आइडिया लगा पाएँ कि हमको अगर कोई टॉपिक पढ़ाना है तो वो टॉपिक हम बच्चों को हम क्या टॉपिक पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, किसकी सहायता से पढ़ाएंगे, तो ये सब कुछ हम पहले से एक प्रिपेयर करके जाते हैं। वही हमारा होता है पाठ योजना। यानी पाठ योजना से तात्पर्य क्या है, शिक्षक की उस तैयारी से है जिसमें क्या शिक्षक क्या करता है कि वह कक्षा में जाने से पहले, प्रवेश करने से पहले यह निश्चित कर लेता है कि उसे विद्यार्थियों को क्या, यानी क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। यानी कोई टॉपिक है तो वो, जैसे मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया तो वो टॉपिक क्या है ये हमने सेलेक्ट कर लिया। वो टॉपिक अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वो टॉपिक क्या है, क्यों है, ये टॉपिक क्यों पढ़ाना है, कि
किस लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सब कुछ हम पहले से जान के रखेंगे, तभी हम बच्चों को उस चीज़ के बारे में अच्छे से समझा पाएंगे। तो बच्चों को क्या, क्यों, कोई भी चीज़ अगर हमको पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है और किसकी सहायता से पढ़ाना है, ये सब कुछ अगर हम पहले से प्रिपेयर करके कक्षा में जाते हैं तो हमें कोई भी टॉपिक अगर बच्चे को पढ़ाना है तो हम इजली बच्चे को वो टॉपिक पढ़ा लेते हैं। तो पाठ योजना का हमारा तात्पर्य जो है वो यही होता है। तो यहाँ पे उसकी नीड नहीं थी कि आपको उसका तात्पर्य बताया जाए, लेकिन जब मुझे आवश्यकता लिखना है तो यहाँ पे अगर आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है तो आपको ये चीज़ जो है एग्जामिनर को बताना पड़ेगा। छोटे शब्दों में, कम लाइनों में आप एक एग्जामिनर को ये बताइए कि आखिर पाठ योजना क्या होती है, ताकि अध्यापक को ये लगे जो आपकी कॉपी चेक करे कि हाँ बच्चे को इस चीज़ के बारे में पता है, तभी वो इसकी आवश्यकता और महत्व को अच्छे से समझा पा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये पाठ योजना का तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो अब हमारा मेन पॉइंट यहाँ से शुरू होता है कि जो पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व है वो क्या क्या है। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे रखा है कि इसके द्वारा शिक्षक को अपने ज्ञान तथा विचारों का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। यानी जब अध्यापक पाठ योजना तैयार करके बच्चों को पढ़ाता है तो उससे अध्यापक को कहीं ना कहीं अपने ज्ञान, अपने विचारों का जो प्रयोग है उसको विचारों का जो है प्रयोग करने का जो एक अवसर है वो अध्यापक को मिल पाता है। यानी जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका है, अगर वो पाठ योजना तैयार करता है तो पाठ योजना की वजह से वो अपने ज्ञान को, अपने विचारों को किस तरीके से प्रयोग करना है वो अच्छे से उस चीज़ को समझ पाता है। उसको कहीं ना कहीं अपने ज्ञान का और अपने जो विचार है उसका जो प्रयोग करना है वो कैसे कर पाए, इस चीज़ का कहीं ना कहीं उसे एक अवसर प्राप्त हो जाता है, उसे एक आइडिया लग जाता है कि हमें कोई भी टॉपिक अगर हमको पढ़ाना है, कोई भी चैप्टर हमको पढ़ाना है तो वो हम कैसे पढ़ाएं, हम किस तरीके से बच्चों को समझाएं कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि एक अध्यापक का मोटो यही होता है, एक उद्देश्य यही होता है कि वो जो भी पढ़ा रहा है वो सभी बच्चों तक उस चीज़ को पहुंचा पाए, सभी बच्चे उस चीज़ को समझ पाएँ। तो पाठ योजना से उसे कहीं ना कहीं एक अवसर मिल जाता है अपने विचारों का, अपने ज्ञान का प्रयोग करने का। ठीक है, दूसरा है इसके द्वारा कक्षा में शिक्षण की क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी हो जाती है। जब अध्यापक एक पाठ योजना तैयार करके जाता है तो पाठ योजना तैयार करते समय वो ये समझ जाता है कि उसे पढ़ाते समय कौन सी शिक्षण क्रियाएं और कौन से सहायक सामग्री का उपयोग जो है करना है, ताकि वो अपने जो भी चीज़ें पढ़ाना है, जो भी चीज़ें बच्चों तक समझाना है वो अच्छे से उस चीज़ को बच्चों तक पहुँचा पाए। तो कहीं ना कहीं उसको एक जानकारी हो जाती है कि कक्षा में उसे किन शिक्षण क्रियाओं का, किन सहायक सामग्रियों का यूज करना है। तीसरा पॉइंट है पाठ योजना के द्वारा पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे पाठ में सरलता तथा नवीनता आ जाती है। अब पाठ योजना जो है, अगर जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका है अगर वो पाठ योजना तैयार करते हैं तो पाठ योजना के द्वारा वो पूर्व ज्ञान के आधार पर ही उनको जो है नवीन ज्ञान जो है प्राप्त होता है कि प्रीवियस बच्चों की नॉलेज क्या क्या है, उसके हिसाब से फिर वो नए ज्ञान जो है उस पर काम कर पाते हैं और उन्हें जो है नए पूर्व ज्ञान के आधार पर उन्हें नई जो नवीन ज्ञान है वो प्राप्त हो पाता है, जिससे कि जो पाठ है कहीं ना कहीं उसमें सरलता भी आ जाती है। क्योंकि आप जब पुरानी चीज़ों के आधार पे कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो उससे आप पाठ को बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से समझ पाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको अचानक ही कोई एक ऐसा टॉपिक पढ़ा दिया जाए जिसका कि आपको कोई लेना देना नहीं रहा हो, पहले आपने उस चीज़ के बारे में कभी समझा ही नहीं हो, और जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कहा कि कोई भी ऐसा टॉपिक जो कि आपने कभी पहले नहीं पढ़ा हो और अचानक आप पढ़ रहे हैं तो आपको वो कठिन लगेगा। अब हम ये कहें कि जो बच्चा कभी मैथ नहीं पढ़ा है और अचानक क्लास 10th में आने के बाद उसे कह दिया जाए कि अब तुम ये जो मैथ के क्वेश्चन है इसको लगाओ, तो वो बच्चा जो है वो कभी भी उस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसको उस चीज़ के बारे में कभी नॉलेज नहीं थी, उसने उसके बारे में कभी कोई ज्ञान ग्रहण ही नहीं करा। तो लेकिन अगर वो बच्चा पहले से मैथ के जो है सब्जेक्ट लेता चला आ रहा है, पढ़ता चला आ रहा है, तो जब वो क्लास 10th में गया तो अपने प्रीवियस ज्ञान के आधार पर वो नई जो है क्वेश्चंस को लगाना सीख रहा है, नए ज्ञान को अर्जित कर पा रहा है, सीख पा रहा है, जान पा रहा है। तो पाठ योजना के द्वारा क्या हो रहा है कि अध्यापक जब पाठ योजना तैयार करता है, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जिनको कि पढ़ाने जाना है किसी भी विद्यालय में, तो वो जो पाठ योजना तैयार करते हैं तो उसके पाठ योजना के द्वारा पहले के जो उनके ज्ञान है उसके आधार पर वो नए ज्ञान जो है प्राप्त कर पाते हैं। उन्हें ये समझ में आता है कि हाँ
ये चीज़ इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो उस पुराने ज्ञान के आधार पे वो नए ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, जिससे कि उन्हें पाठ में सरलता भी आती है और कहीं न कहीं उसमें नवीनता भी एक देखने को मिलती है कि किसी भी एक पुराने टॉपिक से हमने एक नया ज्ञान सीख लिया, तो नवीनता भी आ गई और साथ ही पाठ को हमने सरलता से सीख लिया। तो पाठ योजना का ये भी एक कहीं न कहीं आवश्यकता है, महत्व कह सकते हैं। चौथा है, यह शिक्षकों को कक्षा कक्ष की क्रियाओं के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। कक्षा कक्ष की क्रियाओं का मतलब अध्यापक कक्षा में जाकर जब पढ़ाता है, यहाँ पे अध्यापक मैं बार बार बोल रही हूँ, तो आप इसका मतलब ये समझ लीजिएगा जो छात्राध्यापक है, छात्राध्यापिका की बात हो रही है। जब आप लेसन प्लान बनाते हैं, आपको पढ़ाना होता है, तो आप अपने आप को एज अध्यापक और एज अध्यापिका मान के चलते हैं, जिससे कि हम छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम देते हैं। तो जब ये हम पाठ योजना तैयार करके जाते हैं, तो पाठ योजना की मदद से जो छात्राध्यापक या जो शिक्षक, इसको कि हम एज ए शिक्षक मान के चल रहे हैं, उसको कक्षा में जाकर किस तरीके से क्रिया करनी है, कक्षा कक्ष की क्रियाओं को किस तरीके से समझना है, जानना है और किस तरीके से रिएक्ट करना है, उसके बारे में उसे एक आइडिया मिल जाता है कि हमें कक्षा में जाके किस तरीके से पाठ को समझाना है। ये एक रूपरेखा उसे जो है पाठ योजना बनाते समय मिल जाती है। और पांचवा पॉइंट यहाँ पे है कि शिक्षण की प्रभावशीलता, सफलता तथा प्रगति सुव्यवस्थित पाठ योजना पर निर्भर करती है। अब पाठ योजना तैयार करने से एक कहीं न कहीं क्यों आवश्यक है, आप उसका महत्व क्या है, आप इस पॉइंट से लगाइए कि जब आप पाठ योजना तैयार करके जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि पढ़ाने की शैली में आपको जो है काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। जब आप एक ऐसा इंसान जो कि उसे ये ना पता हो कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, बस क्लास में घुस गया, टॉपिक आ गया, अब उसे ये भी नहीं पता है कि किस तरीके की एग्जाम्पल हम रखें, कौन से शिक्षण सामग्री का उपयोग करें, क्योंकि अचानक उसे टॉपिक मिला, वो उसके हिसाब से जो भी उस टाइम उसकी नॉलेज थी अध्यापक ने बच्चों को बता दिया। लेकिन अगर वही अध्यापक उसे पहले से पता हो कि उसे ये टॉपिक बच्चों को आज पढ़ाना है, तो वो उसके बारे में काम करके जाएगा, उसके बारे में पढ़ के जाएगा, ये समझ के जाएगा कि हमें किस तरीके के एग्जाम्पल बच्चों को समझाने हैं, कौन से पॉइंट पर ज़्यादा जोर देना है, ताकि बच्चे जो अच्छे से समझ पाए, बच्चों की प्रगति हो पाए, शिक्षण जो है प्रभावशाली बन पाए। तो पाठ योजना से ये होता है कि जो शिक्षण की प्रभावशीलता है वो अच्छी होती है, शिक्षण में हमें सफलता मिल पाती है, प्रगति मिल पाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें पाठ योजना तैयार करने के बाद देखने को मिलती है। छठा पॉइंट है, पाठ योजना के द्वारा शिक्षण को उद्देश्यपरक तथा सार्थक बनाया जाता है। यानी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं हम एक उद्देश्य के साथ पाठ योजना बनाते हैं, तो हमारा एक उद्देश्य होता है शिक्षण का कि हम ये चीज़ पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं। तो जो शिक्षण के उद्देश्य है उसको भी कहीं ना कहीं सार्थक बनाने में हेल्प मिलती है, तो उद्देश्यपरक बनाने में हेल्प मिलती है। तो शिक्षण को उद्देश्यपरक और सार्थक बनाने के लिए भी पाठ योजना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है। सातवां पॉइंट है, पाठ योजना में शिक्षण विधियों, शिक्षण व्यू रचना तथा शिक्षण सामग्री के संबंध में निर्णय लिया जाता है। देखिए, जब भी आप कोई पाठ योजना तैयार करते हैं, तो आप उस पाठ योजना में तैयार करते समय ये समझ पाते हैं कि हमें बच्चों को समझाने के लिए किन शिक्षण विधियों का उपयोग करना है, कौन से शिक्षण स्ट्रेटजी अपनानी है जिसे हम शिक्षण व्यू रचना कहते हैं, कौन सी टेक्निक अपनानी है, कौन सा स्ट्रेटजी हमें अपनाना है, और साथ ही साथ कौन से शिक्षण सामग्री को हमें उपयोग करना है, जिससे कि हम बहुत अच्छी तरीके से क्लास में अपने विषय को, अपने टॉपिक को बच्चों तक पहुँचा पाए। तो ये भी कह सकते हैं कि इसलिए भी हमें जो है पाठ योजना काफ़ी हमारे लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। आठवां पॉइंट है, इसमें विषय वस्तु के सभी तत्वों का उल्लेख किया जाता है। जैसे जो भी हमको विषय वस्तु पढ़ाना है, जब हम पाठ योजना तैयार करके जाते हैं, तो हमें उस विषय वस्तु के जो सभी तत्व हैं उसका उल्लेख कहीं ना कहीं हम उसके अंतर्गत करते हैं। तो इसके माध्यम से विषय वस्तु के सभी तत्वों का जो है उल्लेख किया जाता है। 9वां पॉइंट है, यह विषय वस्तु के स्वरूप एवं प्रस्तुतिकरण को निश्चित करने में सहायक है। यानी विषय वस्तु का स्वरूप क्या होगा, यानी हमें कितना पढ़ाना है, किस बच्चों को किस लिमिट तक। एक ही क्लास में आप देखिए सब कुछ तो नहीं ये कंप्लीट कर पाएंगे। एक लिमिटेड क्लास होती है, उस क्लास में अगर कोई टॉपिक बड़ा है तो ऐसा नहीं कि आप उस क्लास में पूरा ही बस खिचड़ी करके पढ़ा दिए, तो वो कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए जब भी आप ये पाठ योजना बनाते हैं, तो आप विषय वस्तु के स्वरूप को, उसके प्रस्तुतिकरण को निश्चित करने में आपको हेल्प मिलती है कि हाँ, हमें इस क्लास में इतना पढ़ाना है, इतने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो जो विषय वस्तु का स्वरूप है, जो विषय वस्तु को बताने के लिए जो प्रस्तुतिकरण है, उसको निश्चित करने में हमें ये पाठ योजना जो है काफ़ी हेल्प करती है।
10वां पॉइंट है, इसके द्वारा समय व शक्ति की बचत होती है। जब आप पहले से कोई भी चीज़ प्लान करके जाते हैं, जैसे पाठ योजना को हम शिक्षा के क्षेत्र में ले रहे हैं, लेकिन नॉर्मल अगर हम डेली लाइफ में देखें, अगर हमको कहीं भी घूमने जाना है तो हम एक प्लान करके जाते हैं, ठीक है। तो प्लान करके जाने से फ़ायदा क्या होता है, आपके समय की भी बचत होती है, आपके शक्ति की भी बचत होती है। क्लास में अगर आप प्लान करके जब पढ़ाते हैं, चीज़ों को डिसाइड करके पढ़ाते हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या टेक्निक अपनानी है, तो उससे आपकी जो समय है वो भी बचती है, साथ ही जो शक्ति है वो भी, यानी जो आपकी एनर्जी है उस पर भी आप देखें तो बचत होती है। 11वां पॉइंट है, यह छात्रों की अधिगम उपलब्धि के मापन हेतु आधार प्रदान करती है। यानी यह छात्रों को जो है बच्चे कितना सीख पाए हैं तो उसकी उपलब्धि के मापन के लिए भी एक आधार, एक बेस तैयार करती है, एक आधार प्रदान करती है कि हाँ बच्चे जो है इतना सीख पाए हैं, हमारा पढ़ाना जो है इतना सक्सेसफुल रहा है या हमारा पढ़ाना सक्सेसफुल रहा है कि नहीं रहा है, इसके बारे में एक आइडिया लग जाता है। 12वां पॉइंट है, इसकी सहायता से शिक्षक अपने कार्य विभाजन का प्रारूप तैयार कर सकता है। यानी जब पाठ योजना तैयार करता है जो शिक्षक है, अगर वो पाठ योजना तैयार करके कक्षा में जाता है तो वो अपने कार्य का विभाजन का जो प्रारूप है वो तैयार कर पाता है कि हमें इस क्लास में इतना कार्य करना है, आज की क्लास में हमें इतना कार्य करना है, इतने टॉपिक पर ही आज पढ़ाना है, खिचड़ी नहीं करना है पूरे क्लास में किसी भी टॉपिक का। एक तो कार्य के विभाजन में एक हमें जो है सहायता मिलती है कि एक प्रारूप हमें तैयार करने में मदद मिलती है पाठ योजना की बदौलत। और 13वां यहाँ पे मैंने रखा है लास्ट कि इससे अध्यापक में आत्मविश्वास का विकास होता है। जब अध्यापक पाठ योजना तैयार करके जाता है तो वो उस चीज़ के, उस टॉपिक के बारे में प्रिपेयर करके जाता है कि हमें क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, कौन सी शिक्षण सामग्री अपनानी है, कौन से एग्जाम्पल सेट करने हैं। तो इससे जब अध्यापक सब कुछ पहले से तैयार करके जाता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी अध्यापक में अगर आप देखें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसका आत्मविश्वास जो है बहुत बेहतर रहता है, वो हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहता है क्लास में। तो ये सभी पॉइंट हमें ये बताते हैं कि हमारे लिए जो पाठ योजना है वो कितना आवश्यक और कितना महत्वपूर्ण है। तो इत्यादि मैंने लिख दिया है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट जो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके क्लियर हुए हैं, कहीं पर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स तो ओपन है, या आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की। बाकी अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आएगी तो उसको माइंड मत करिएगा। तो चलिए फ़िलहाल अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 जो कि है पाठ्यक्रम का संप्रत्यय बताइए। इसको इस तरह भी कह सकता है कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, या कह सकता है कि पाठ्यक्रम की अवधारणा से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग तरीके हैं, तो इसलिए आप हर तरीके के लिए प्रिपेयर रहिए, कंफ्यूज मत होइएगा। अब चलिए उत्तर की बात करते हैं। तो पाठ्यक्रम का संप्रत्यय, अवधारणा या अर्थ किसी भी तरीके से पूछिए, उत्तर में आप ये लिखेंगे। तो पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो ये तो हम सभी को पता है, पाठ्यक्रम को हम लोग करिकुलम कहते हैं। तो ये करिकुलम शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। अब यहाँ पर करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से अंग्रेजी में लिखा गया है तथा यह लैटिन शब्द कुर्रेर से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अगर हम करिकुलम जो हमारा ये शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी का जो ये शब्द है, ये शब्द आया कहाँ से, ये लैटिन भाषा का जो शब्द है उसी से ये अंग्रेजी में लिखा गया है। और लैटिन शब्द किस लैटिन शब्द से ये बना है, तो ये लैटिन शब्द कुर्रेर से बना है, और कुर्रेर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, ठीक है। अब आगे यहाँ लिखेंगे कि अतः स्पष्ट है कि करिकुलम यानी पाठ्यक्रम वह क्रम है जिसे किसी व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने के लिए पार करना होता है। यानी जो करिकुलम का हम तात्पर्य समझे तो करिकुलम क्या है, एक क्रम है, जो है क्रम है जिससे कि अगर किसी व्यक्ति को, जैसे आप इसे मान लीजिए कि जैसे हमने कहा दौड़ का मैदान, तो दौड़ का मैदान मान लीजिए 2 किलोमीटर का, हमने एक इमेजिन करा कि 2 किलोमीटर का है। आप पॉइंट 0 पे खड़े हैं, आपको 2 किलोमीटर दौड़ के उस पार जाना है रोड के। तो ये जो दौड़ का मैदान है, तो पाठ्यक्रम क्या है, ये वही क्रम है जहाँ से आपने शुरू किया और आपको अंत तक अपने गंतव्य स्थान तक अपने पहुँचना है। तो ये जो बीच का ड्यूरेशन है इसी को हम लोग कहते हैं, यानी 0.0 से लेके जब आप 2 किलोमीटर जब दौड़ जाते हैं तो ये 0 पॉइंट से लेके अपने फाइनल पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, जो एक गैप है, उसी को हम लोग पाठ्यक्रम कहते हैं, जिसको कि हमको पूरा करना होता है। यानी हमें 0 से शुरू करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचना होता है। इसको गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए हमको उस पूरे रास्ते को क्या करना होता है, पार करना होता है। तो हम लोग पाठ्यक्रम को, करिकुलम को वही मान के चलते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है, एक क्रम है जिसे कि किसी व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पार करना होता है।
अब इसी को आप लोग अपने आइए जो है शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले शाब्दिक अर्थ में हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में पाठ्यक्रम छात्रों के लिए दौड़ का रास्ता है या दौड़ का मैदान के समान है, जिस पर चलते हुए छात्र अपने वांछित शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करता है। जैसे क्लास 1 का बच्चा है तो उसके शैक्षिक उद्देश्य अलग होंगे। तो पाठ्यक्रम क्या है, एक छात्रों के लिए एक दौड़ का रास्ता है, एक दौड़ के रास्ते के समान है, दौड़ के मैदान के समान है पाठ्यक्रम वो, जिस पर कि छात्र को चलना है और अपने वांछित जो शैक्षिक उद्देश्य है उसको पूरा करना है। जैसे हमारा एक उद्देश्य होगा ना कि क्लास 1 का बच्चा है तो उसको क्लास ख़त्म होने तक वो सारे टॉपिक जो क्लास 1 के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो सारी चीज़ें बच्चे को क्लास 1 में सीखनी है, वो उस क्लास के पूरा होते होते उस 1 साल का, जैसे अगर मान लिया कि 1 साल का ड्यूरेशन है तो उस 1 साल में उस बच्चे को वो पूरी जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा करना है और उस अपने क्लास 1 के जो शैक्षिक उद्देश्य है उसको पूरा करना है। तो यही हमारा होता है पाठ्यक्रम का अर्थ। अर्थात पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यानी पाठ्यक्रम क्या है, एक साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, शिक्षा हो या जीवन हो उसके लक्ष्यों की हम प्राप्ति कर पाते हैं। संकुचित अर्थ में, ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं। तो संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम केवल विभिन्न विषयों के पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित है। यानी अगर हम लोग छोटे अर्थ में समझे पाठ्यक्रम को, तो पाठ्यक्रम का तात्पर्य हम लोग बस इतना लगाते हैं कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी आपके विषय हैं उस विषय के जो पुस्तकीय ज्ञान है कहीं ना कहीं बस उससे जुड़ा होता है कि पुस्तक का एक पाठ्यक्रम है जिसको कि बच्चे को पूरा करना है। ठीक है, क्लास 9 का बच्चा है तो उसका पाठ्यक्रम अलग है उस विषय का, किसी भी मैथ का विषय का, साइंस के, भूगोल के, इतिहास के, तो हर विषय का क्या है, एक पाठ्यक्रम है जिसको कि उस बच्चे को पूरा करना है। तो संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम का तात्पर्य हम लोग केवल विषय के जो पुस्तकीय ज्ञान है उसी तक ही समझते हैं, परंतु विस्तृत अर्थ पाठ्यक्रम के अंतर्गत वह सभी अनुभव आ जाते हैं जिसे एक नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ियों से प्रदान करती है। साथ ही विद्यालय में रहते हुए शिक्षक के संरक्षण में विद्यार्थी जो भी क्रियाएं करता है वह सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। अब हम आते हैं विस्तृत अर्थ में कि पाठ्यक्रम का विस्तृत अर्थ क्या है। संकुचित अर्थ केवल पाठ जो भी विषय है उसके पाठ्यक्रम से हमारा कहने के पुस्तकीय ज्ञान से जुड़ा है संकुचित अर्थ में जो पाठ्यक्रम है। लेकिन विस्तृत अर्थ में अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सभी अनुभव आ जाते हैं जो कि एक नई पीढ़ी क्या होती है अपनी पुरानी जो पीढ़ी है उससे सीखती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे अध्यापक हमको पढ़ाते हैं तो हमारे अध्यापक भी किससे सीखे होते हैं, अपने अध्यापक से सीखे होते हैं। तो अपने अध्यापक से सीखे हुए ज्ञान को हमारे अध्यापक सीखे, फिर हमारे अध्यापक फिर हमें सिखा रहे हैं, फिर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सिखा रहे हैं। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत वो सभी अनुभव आ जाते हैं जो एक नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी से प्राप्त करती है। साथ ही अगर आप विद्यालय में रह रहे हैं तो शिक्षक के संरक्षण में, आप उस विद्यालय में रह रहे हैं, किसी विद्यालय में हैं, तो शिक्षक के संरक्षण में विद्यार्थी जो भी क्रिया करता है वो सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपने विद्यालय में रह के जो है कहीं ना कहीं शिक्षक के संरक्षण में आपने कोई भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लिया, जैसे आपने खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया, आपने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया, कला प्रतियोगिता में भाग लिया, तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाएंगी। तो पाठ्यक्रम का स्मॉल अर्थ हम लोग केवल पुस्तकीय ज्ञान से लगाते हैं जो विषय के पुस्तकीय ज्ञान है, लेकिन विस्तृत अर्थ में अगर हम समझें इसको लॉन्ग रेंज में समझें तो जो पाठ्यक्रम है उसमें सभी चीज़ें निहित हैं। ठीक है, अगर आप विद्यालय परिवेश में रह रहे हैं तो आपकी सभी चीज़ें जो है विद्यालय में अंतर्गत आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने कुछ परिभाषाएं रखी हैं, जैसे वेंट और कोनोबर के अनुसार कि पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु का सुव्यवस्थित रूप है जो बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तैयार किया जाता है। तो परिभाषाएं देखिए, जो भी आपको इजी लगे आप याद कर लीजिएगा, कम से कम 1 या 2 परिभाषा तो याद कर लीजिएगा। परिभाषाएं चेंज नहीं होती है तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। और तीसरा है मुंड्रो के अनुसार, तो पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो मैंने यहाँ 3 लोगों की परिभाषाएँ आपको बता दी हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। दोनों क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझा दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी हेल्प मिले इस वीडियो से। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।